स्टार्ट। हम पढ़ा रहे थे ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। 10-15 रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। और दूसरा इसको क्या बोलते थे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इनको क्या बोलते थे? एंडोक्राइन। ये बोलते थे। अब बताइए भाई, ये जो बहिःस्रावी ग्रंथियां पड़ी थी क्या होती है? कोई बताओ क्या थी बहिःस्रावी ग्रंथियां? अर्चना, वे ग्रंथियां जो रसायन का निर्माण शरीर के अंदर करती हैं। ये भी तो शरीर के अंदर करती है। तो दोनों ही ग्रंथियां रसायन का निर्माण तो शरीर के अंदर करेंगे, लेकिन ये किसके द्वारा? नलियों के द्वारा जो रसायन है उसको शरीर के बाहर या शरीर के अंदर ही कहीं भेजना होता है, तब वो ग्रंथियां कहलाती हैं बहिःस्रावी। और इसमें क्या होगा? रसायन का निर्माण भी अंदर होगा। और ये भेजेंगी कहाँ? ब्लड में। ये कहाँ भेजती हैं? अगर इस शरीर के किसी भी अंग तक पहुंचाना है तो रसायन को कैसे? ब्लड में फ्लो करा देंगी, और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में चला जाता था। कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे हमने? बताओ भाई। श्वेत ग्रंथियां, इनको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बोलना सीखो है। स्वेट ग्लैंड। इनका काम क्या था? स्वेट मतलब पसीना। पसीना कहाँ बनता है? शरीर के अंदर। आता कहाँ है? बाहर। क्योंकि नलियों के द्वारा आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा कौन सा था? अश्रु। क्या बोलते हैं इसको? लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां। पानी यानी आंसू जो है शरीर के अंदर बनते हैं, और फिर ग्रंथियों के द्वारा जब भी हमारा रोने का मन करता है, चोट लग जाती है, तो वो बाहर आ जाता है। तो ये अश्रु ग्रंथियां भी किसका उदाहरण थी? और कौन सा था? इमली। इमली किसको बनती है? तो तुरंत ही क्या होगा? क्या होता है? सलाइवा, लार बनने लगेगी। यानी कौन से ग्लैंड के थ्रू लार बन रही है? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। और कौन सा था? चौथा था मैमरी ग्लैंड। ये किसमें एक्टिव होती हैं? फीमेल में। पांचवा कौन सा था? कौन सा? तैलीय। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? बताओ भाई, कुछ याद होगा जब इंग्लिश बोलोगे नहीं आई कैसे? तेल ग्रंथियां तो चलो ठीक है, इसको श्लेष्म ग्रंथियां ही बोलते हैं। अर्चना बताओ फटाफट। हाँ बताओ। SEBACI क्या होगा ये? सेबेसियस। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लीवर और पैनक्रियाज। लीवर कौन सा था? यकृत। लीवर में कौन सा जूस बनता था? बाइल जूस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्तरस। यकृत में बनता है पित्तरस। उसका काम क्या होता है? पित्तरस का काम क्या होता है? वसा, जो शरीर में हम खाना ऑयल इंटेक हो रहा है बॉडी के अंदर, उसका पाचन कौन करेगा? बाइल जूस, जो कि फॉर्मेशन कौन करता है? यानी वसा का पाचन।
फिर था पैनक्रियाज, इसमें क्या बनता था? प्रोटीन का पाचन। पैनक्रियाटिक जूस बनता था। और ये क्या करता था? प्रोटीन, जितनी प्रोटीन हम खा रहे हैं वो पच रही है या नहीं पच रही है। अगर पच रही है तो कहाँ पच रही होगी? जाकर के पचती कहाँ पर है? आंत में। याद होगा पहुंचता क्या, क्योंकि ये जूस जो है कहाँ पहुंचता है? आंतों में पहुंचता है नलियों के द्वारा। उस दिन बताया था मैंने। तो ये सब पढ़े थे हमने। फिर बहिःस्रावी में क्या था? अंतःस्रावी में कौन कौन से थे? बताओ भाई अर्चना। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। देखो अगर बोलना नहीं सीखोगे तो आएगा भी नहीं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। फिर दूसरा कौन सा था? पिट्यूटरी। इसको क्या बोलते थे? पीयूष ग्रंथि। तीसरा कौन सा था? पीनियल। भाई तीनों ही कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। ये कहाँ पाया जाता था? मस्तिष्क के अग्रभाग में, हाइपोथैलेमस। उसके बाद पिट्यूटरी इसके जस्ट नीचे पाया जाता था। पीनियल कहाँ पाया जाता था? मध्य मस्तिष्क के पास में। फिर कौन सा था? थायराइड। ये कहाँ पाया जाता है? गले में। जो थ्रोट है यहाँ पर क्या पाया जाता है? किस टाइप का होता है ये? वैसे में दिमाग खराब कर दिया है, काम नहीं कर रहा था। एच शेप का होता था। और क्या कहते थे इसको? तितली या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये सब याद रिवीजन करोगे तभी याद होगा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते थे। फिर दूसरा क्या था? पैराथायराइड। ये कहाँ पाया जाता था? थायराइड जो ग्लैंड है उसके चारों कोनों पर मिलता था पैराथायराइड। तो ये लोगों से तो पता ही है। उसके बाद कौन सा था? थाइमोसिन। कौन सा था? थाइरोक्सिन, थाइमोसिन है। थैलेमस। थैलेमस कौन कौन से हार्मोन बनाता है? वो होते हैं ये कहाँ पाया जाता है? दिल के पास। दिल के पास। सबसे करीब दिल के कौन है? ये। तो ये दिल के पास में पाया जाता है। इसको और क्या कहते हैं? ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है या फिर थोरेसिस कैविटी में पाया जाता है, वक्षीय गुहा में। फिर कौन सा था? पैनक्रियाज। ये तो पता ही है। कहाँ? जो आमाशय पेट है उसके पीछे साइड में कौन क्या पाया जाता है? पैनक्रियाज। और कौन सा था? टोटल 9 थे। अधिकृत एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता था? किडनी जो होती है सेम के आकार की होती है, हमसे सेम ही नहीं बन रही है। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता था। इसी को क्या बोलते हैं? अधिवृक्त ग्रंथि। वृक्त माने किडनी या गुर्दा। फिर कौन सा आता था? गोनेड्स। गोनेड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसे क्या बोलते हैं? ओवरी। और दूसरा तो ये गोनेड्स जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? आंख के नीचे। फीमेल में आंख के नीचे पाया जाता है। ठीक। अब ये बताओ इन दोनों को जो हमने पढ़ा था मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां पढ़ी थी तो बताइए कितने प्रकार की होती है मिश्रित ग्रंथि? 3। कौन कौन से नाम है उसके? मिश्रित ग्रंथियां कितनी थी? 3। एग्जाम में अक्सर कौन सा लिया जाता है? पैनक्रियाज को लिया जाता है। लेकिन हमने 3 पढ़ी थी, L, P, G। ये क्या है? लीवर। ये पैनक्रियाज और ये गोनेड्स जो जननांग है। ठीक। ये थे
यहाँ तक पढ़ा था। फिर उसके बाद पीनियल ग्लैंड को पढ़ना स्टार्ट करा था, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद किसको पढ़ना स्टार्ट किया था? पीनियल तक किसको पढ़ना स्टार्ट किया था बताओ? पीनियल ग्रंथि ना। पीनियल ग्रंथि 2 प्रकार के कहाँ पाई जाती है पता है? ये मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क के पास। इसको हम और क्या कहते थे? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते थे। और क्या नाम दिया था इसको? बायोलॉजिकल क्लॉक। और कुछ नाम भी था? थर्ड आई बोलते थे। इसका काम क्या था? जो पीनियल ग्लैंड होता है उसका काम क्या होता है? हमारे जो क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करना। मतलब किस समय उठ रहे हो, किस समय खा रहे हो, किस समय भूख लग रही है, ये सब चीजें कौन नियंत्रित करेगा? पीनियल ग्लैंड। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक कौन सा था? मेलेटोनिन और दूसरा सर्टोनिन। पीनियल ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन थे। कौन कौन से? और दूसरा सर्टोनिन। ये हार्मोन थे। मेलेटोनिन का काम क्या था? ये आदत बना लेते हैं, जो आदतें हम बनाते हैं, 21 दिन में आदत खराब कर सकते हो और भी खराब कर सकते हो या बना सकते हो, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेलेटोनिन। और हमारी स्लीप साइकिल या कह सकते हो स्लीप को कौन कंट्रोल करेगा? मेलेटोनिन। किस समय नींद आ रही है, किस समय नहीं आ रही है, कितनी नींद आनी चाहिए, कितनी नहीं, वो सब कौन कंट्रोल करता था? मेलेटोनिन। तीसरा काम क्या था इसका? बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करना। ये 3 काम पड़े थे इसमें। सर्टोनिन के काम क्या थे? तुम लोग के अंदर सर्टोनिन का लेवल कम है ज्यादा? ये किसको, ये किसका एहसास दिलाता है? फीलिंग कराता है, हैप्पीनेस का। खुश तो दिख नहीं रहे हो, हल्का टेस्ट ज्यादा अच्छा हो गया लग रहा है। तो ये हैप्पीनेस हार्मोन भी कहलाता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा व्यक्ति को खुश रह रहा है तो उसके अंदर सर्टोनिन का लेवल अच्छा खासा है, और अगर बहुत ज्यादा दुखी रह रहा तो डाउन है। ये पढ़ा था। अब बीमारियां क्या क्या हो जाती थी ये सब पढ़ चुके हैं हम, खाली रिवीजन चल रहा, 10 मिनट हो गया। बीमारी कौन कौन सी? एक तो था हाइपोसीक्रेशन, मतलब अगर हार्मोन है वो कम रिलीज हो रहा है। और दूसरा क्या था? हाइपर सीक्रेशन, यानी अधिकता हो रही है। तो दोनों में क्या था? नींद की कमी, हाइपोसीक्रेशन, मतलब हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है, मेलेटोनिन कम मात्रा में हो रहा है, तो हमारी नींद को कंट्रोल करता है मेलेटोनिन। अब जब ये रिलीज ही नहीं हो रहा ज़्यादा तो हमारी नींद क्या होगी? कम आएगी। 4 घंटे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं? बहुत सारे इफेक्ट बॉडी पड़ते, मैंने बताया था। एक हमारे मित्र को 2-3 घंटे उसका नींद पूरी हो जाती थी, उसकी समस्या हो गई, किडनी पर भी कभी इफेक्ट पड़ता है। तो जो मेलेटोनिन है उसका एक काम तो क्या था कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा है, यानी जितना चाहिए उतना रिलीज नहीं हो रहा है, तो हमें नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी। उसको क्या बोलते थे? इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। ठीक है, तो जिसको नींद नहीं आती है उसको ऐसा नहीं है वो स्वस्थ है। अगर शरीर की नॉर्मली क्या कहते हैं कि 8 घंटे नींद या 7 घंटे पर्याप्त होती, इतनी होनी चाहिए। अब वो 4 घंटे में ही काम चल रहा है उसका, मतलब क्या है कि ये वाला हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा, ज़्यादा रिलीज ही नहीं हो रहा, तो नींद ही नहीं आ रही है। तो वहाँ क्या होगा? इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। और यही क्या होता है? दिन में 2 घंटे सो लिए, रात में कम सो तो कोई दिक्कत है? 6 घंटे 7 घंटे सोना है, नींद नहीं आती है। दिन में और रात में नींद ना आने का मतलब नहीं है। यहाँ ये है कि आपकी नींद 6 घंटे मिनिमम हो। 6 घंटे लोग सोते हैं, 6 घंटे इनफ होती है, 6 से 7 घंटे। 8 घंटे क्या होता है? अगर आपका बीपी लो रह रहा है तो आप 8 घंटे सो गए, ठीक, नींद ज़्यादा आएगी। तो हाइपरसीक्रेशन में क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा रिलीज होने लगा, हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा तो क्या होगा?
कि 8 घंटे में 6 घंटे में नींद पूरी हो रही है, लेकिन हम 12 घंटे सो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। घर वाले सोने नहीं देंगे 12 घंटे 16 घंटे, तो क्या होगा, नींद बहुत अधिक आएगी, नींद पूरी होगी नहीं, तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन, थकान है, हमेशा क्या लगेगा, नींद कब आती है हमें, कि जब हम थका हुआ फील करते हैं तभी तो नींद आती है, थकान का एहसास होगा। और कुछ भी बताया था मैं यहाँ तक पढ़ दिया था। अब इसके बाद थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे। घर जाके बहुत मना कर रहे तुम लोग। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में कि किसकी कमी से इंसोनिया रोग होता है, या किसकी अधिकता से चिड़चिड़ापन होगा, या नींद ज़्यादा आती है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्योरी तभी से पढ़ी होगी, क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इस विटामिन क्या चीज, रतौंधी विटामिन है। अच्छा 6-7 में थे तब हम पढ़ते थे ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब ये फोटो ले लो, अब आगे पढ़ेंगे। इधर आ जाओ, सुन लो, यही तीनों लोग सुन लो, ये लो बिठा दिया, तो हम फोटो खिंचवा रहे हैं। रुक जा थोड़ी देर, रुक लेना अपने पास। अगला देखो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट कहाँ से होगा, पढ़ाई नहीं हो लगा। ठीक, दूसरे ग्लैंड का नाम लिखो। हमने कौन सा, पीनियल पढ़ लिया। पीनियल के नीचे आ जाओ, कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक, देखो इसको हमने कल उस दिन नाम भी बताया था हमने। इसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड होती है। ये किस शेप में होती है, भाई बताया था हमने, एच शेप में होती है। अब ये देखो, यही एच कैसा हो जाएगा, अब क्या लग रहा है, तितली लग रही है कुछ, तो एच का मतलब एक नॉर्मल बोल दिया, एच शेप में होता है, लेकिन एच इस तरीके से बना होता है कि वो तितली जैसा लगता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई शेप में बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पाया जाता है, कंठ में। तो यहाँ पर इसको एडम्स एप्पल भी बोला जाता है, एडम्स एप्पल। ठीक है, एप्पल से याद आया ना, डॉक्टर एन एप्पल इन अ डे, ईट द डॉक्टर अवे। ये परिभाषा बहुत अच्छी है, दिन में एक ही सेब खाना चाहिए, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। थायराइड ग्लैंड, इसमें देखो कहाँ पाया जाता है, लोकेशन पता है। ये कौन सी सबसे बड़ी, लिखवाया था कल पिछली बार क्वेश्चन में, सबसे बड़ी क्या, कौन सी, बहिस्रावी में तो ये है ही नहीं, ये सब अंतःस्रावी में हमने पढ़ा है। तो बोला मैंने, तो यही बोला, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसमें 2 हार्मोन थे, एक हार्मोन हम पढ़ चुके हैं, कैल्सिटोनिन सुना है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, देखो सुना होगा कि हमें कई बार क्या हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, वेट कभी कभी बढ़ने लगता है, वेट कभी कभी घटने लगता है। थायराइड की समस्या नहीं होती है, यहाँ जो हार्मोन है उनकी होती है। तो पहला हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन।
ये तो बताया था कि एंजाइम और रस कौन करता है, एक्सोक्राइन, बहिस्रावी ग्रंथियां इनको रिलीज करती हैं और अंतःस्रावी हार्मोन को रिलीज करती हैं। और ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सब, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी में जो थायराइड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा और कैल्सिटोनिन ये पड़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। जब हमने स्केलेटन स्टार्ट किया था तो विटामिन, मिनरल्स और हार्मोन पढ़ाए थे, वहां पर कैल्सिटोनिन था और पीटीएस था। आवाज नहीं आ रही, बताओ। अभी उस समय तो केवल जरा सा पढ़ा था, अभी से अच्छे से पढ़ेंगे। ये मजबूती कैसे प्रदान कर रहा है या ये नुकसानदायक है। तो लिखो इसमें थायरॉक्सिन के कार्य, पहली हेडिंग लिखो थायरॉक्सिन के कार्य। देखो कई लोगों ने, आप सभी लोगों ने लगभग सुना होगा कि किसी को थायराइड की समस्या हो जाती है, ठीक। तो सीधी सी बात है, थायराइड की समस्या नहीं होती, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम, यानी ये हार्मोन दोनों जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहे हैं या ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से होता है। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका निर्माण आयोडीन से होता है। जो आयोडीन होता है इसके निर्माण में, जो ये वाला हार्मोन है ये आयोडीन के निर्माण से बनता है, मतलब ये सहायक है आयोडीन, जो भी नमक में पाया जाता है, कहीं पर भी समुद्र में पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन उससे बनता है। कई बार ऐसा होता है, इसका काम क्या है, नॉर्मली जो मेन काम है वो है उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना, मतलब अंग्रेजी में समझो मेटाबॉलिज्म, सुना है ना। जैसे हम लोग जो भी शरीर की जीवन की क्रियाएं हैं, जैसे डाइजेशन है, श्वसन है, ठीक, और जो हमारा बीपी कंट्रोल है, ये सब क्या है, उपापचय क्रियाएं हैं। तो उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, थायरॉक्सिन। और इसमें देखो जैसे मैंने बोला डाइजेशन, ये डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये ज़्यादा नहीं बनेगा, मतलब अगर ये लो अमाउंट में बन रहा है तो क्या होगा, हमारा डाइजेशन सही से नहीं होगा। किसी का होता है पेट गड़बड़ी रहता है, हमेशा खाना खा रहे हैं वो समस्या है, बस परेशान रहते हैं कि खाना क्या खा लिया हमने। होता क्या उसमें कि खाना खाया, अब लेकिन ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो फैट होता है, प्रोटीन होती है, ये सब चीज़ें क्या होंगी, पेट में इकट्ठी होने लगेगी। तो कभी भी देखना फैट कहाँ से स्टार्ट होता है बनना, सबसे ज़्यादा यहाँ साइड से, पहले यहाँ पर फैट आएगा और फिर पूरी बॉडी को आएगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फैट इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे फैट इकट्ठा हो रहा है। तो किसकी कमी से, क्योंकि इसमें आयोडीन प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। तो यहीं पर क्या होता है, कई बार कहते हैं कि थायराइड हो गया, यानी इसमें अब सोचो पेट बढ़ेगा घटेगा, पेट बढ़ेगा। लेकिन अब दूसरे केस में क्या होता है कि ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगे, जितना खाना खा रहे हो वो सब पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा डाइजेस्ट हो रहा है कि शरीर में अगर कहीं पर हल्की फुल्का फैट है, क्योंकि तो शरीर के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, फैट भी होता है। अब वो क्या कर रहा है, इतना बन रहा है, खाने को तो पचा रहा है, जो शरीर में स्टोर है उसको भी पचा दे रहा है, तो क्या होगा उसमें, शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। शरीर कहते हैं किसी पतले हैं बहुत, कुछ भी खा रहा है, जैसे शरीर कम है और प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो तो उसका फर्क पड़ता है। वही कह रहे हैं, अगर जैसे मान लो तुम बहुत खाना खा रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे शरीर पर लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थायराइड चेक करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा ये लेवल जो है थायरॉक्सिन वाला ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, पढ़ते हैं इसको, लिखो इसमें ये इसका लिखना थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। तो पहला कार्य क्या होगा, ये उपापचय, हिंदी में ऐसा नाम है, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी है, मेटाबॉलिज्म। ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। अब ये होता है मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो
अगर पूछा जाए उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं, तो उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं, कहीं पर मेटाबॉलिज्म पर नीचे एरो बना के लिखते हो, वे सारी क्रियाएं जो क्या हो जीवन के लिए आवश्यक है। देखो ठीक आ रही है नहीं आ रही है, अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाएं पढ़ चुके हैं, वो अगर नहीं भी आ रही तो ऐसा नहीं मर जाओगे, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, श्वसन, सांस लेना बंद हो गया, खाना खाना बंद हो गया, ठीक, डाइजेशन होना बंद हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर सीधे सीधे लाइफ का सवाल आ जाता है। जैसे क्या है, श्वसन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन यानी पाचन और रक्तचाप, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, रक्तचाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ये क्या है, शरीर की जरूरी क्रियाएं, या जो हार्ट बीट हो रही, दिल धड़क रहा है, लिया। अब इसी में दूसरा पॉइंट देखो, थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन खनिज का प्रयोग होता है। जो अच्छा आयोडीन जो है, कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको आयोडीन नमक मतलब आयोडीन की मात्रा उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चे जब विकसित हो रहे होते हैं, जिनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, जैसे कई बार होता है जेनेटिक भी किसी की लंबाई कम रह जाती है, लेकिन और भी रीजन होते हैं कि जिनका खान पान सही नहीं होता। मान लो जिसको आयोडीन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिला, तो वो कैसे होंगे बच्चे, मंद बुद्धि। दूसरे क्या होंगे, लंबाई उनकी नहीं होगी ज़्यादा, जैसे कि हमारी नहीं, ठीक है। यानी अब उसमें जैसे तुम लोग भी नहीं है, हम स्पेशली हमारी नहीं, लंबाई अगर कम रह जा रही है, बच्चे मंदबुद्धि हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर आयोडीन प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पाया, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन सही से नहीं बन पाया, रिलीज नहीं होगा। तो क्या बोला था हमने, जो आगे देखो, जो बच्चों के शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार क्या होता है, फर्टिलिटी रेट जो होता है कि आजकल जैसे अब क्या इसमें करंटली क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी रेट घटता चला जा रहा है हम लोगों का, मतलब चाहे वो पुरुष हों या वो महिलाएं हों, दोनों का क्या है फर्टिलिटी रेट, यानी अब क्या है कि ज़्यादातर इन लोगों को समस्या होती है कि कई लोगों को बेबीज नहीं होते हैं, ठीक। तो ये समस्याएं चल रही हैं आजकल, तो उसमें एक रोल किसका है, आयोडीन की कमी जब हो जाती है तब भी क्या होता है, फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, यानी जनन क्षमता कम हो जाती है। तो देखो दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट जो कई सारे विटामिन होते हैं, लेकिन एक ये भी है, देखो यह जनन में भी सहायता करता है। यह जनन में भी सहायता करता है। ठीक, दूसरा हार्मोन कौन सा है, कैल्शिटोनिन। अब कैल्शिटोनिन का काम क्या होता है, हमने पढ़ा था ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। मतलब कैल्शिटोनिन हार्मोन से क्या बनेगा, ये क्या करेगा, कैल्शियम, जैसे कैल्शियम हमने कुछ खाना खाया, वो खाना क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो कहाँ चले गए, ब्लड के अंदर,
तो जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम भी ब्लड के अंदर चला गया। जो कैल्शियम होता है वो कहाँ जाएगा? जब भी खाना खाएंगे ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर से, यानी ब्लड के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कैल्शियम भी है। ये कैल्शियम को क्या करेगा? ब्लड के अंदर जब ये पहुंचा तो कैल्शियम हार्मोन जो है वो क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम को निकालेगा और कहाँ पहुंचाएगा? हड्डियों में, और जो भी मतलब कैल्शियम से बनती है, जो पार्ट्स भी कैल्शियम से बनते हैं, वहां पर ये पहुंचाने का काम करेगा कैल्शियम होने। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ऐसे बना लो डायग्राम में, कैल्शियम के कार्य, इसमें पहला ऐसे बना लो, फिर पॉइंट लिखो। आप देखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट यही है। पहला पॉइंट यह है, कैल्शियम को रक्त से हड्डी व दांत में पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब इसका काम क्या है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अब ये बताओ, कैल्शियम क्या कर रहा है? ब्लड से कैल्शियम को लिया और हड्डियों में पहुंचा दिया। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही होगी, यानी कैल्शियम की मात्रा घट रही है ब्लड के अंदर, और ये काम कौन कर रहा है? कैल्शियम। तो देखो, यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। अब बीमारी क्या क्या हो सकती है? क्या नाम है इसका? पूछ रहा हूँ, इसका नाम बताओ, क्या है ये? देखो यहाँ कैसे लगे हुआ हाइपोथायराइड और इज्म, हाइपोथायराइड। हमें भी इतना तेज बोलना पड़ता है कि जवान को बैठता है, तभी हम शायद भी बढ़िया से बोल रहे। और दूसरा कौन सा होगा? हाइपरथायराइडिज्म। हाँ, बीमारियाँ क्या क्या हो सकती है कि मान लो थायराइड ज़्यादा बनना, यानी जो हार्मोन है वो कम बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कम मात्रा होगी। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? आगे पढ़ेंगे। पहला, मान लो ये हार्मोन जो बताए हैं ये कम मात्रा में बन रहे हैं, तो क्या होगा? डाइजेशन स्लो हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अगर ये कम मात्रा में बन रहे हार्मोन तो पाचन सही से नहीं होगा। पाचन जब सही से नहीं होगा तो क्या होगा? जो फैट है वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा और फिर धीरे धीरे बॉडी का वेट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जब बॉडी का वेट बढ़ रहा है इसका मतलब उसके अंदर भी कभी कभी देखो बहुत हैवी होते हैं। अगर नॉर्मल सामान्य से अगर तुम ज़्यादा अलग दिख रहे हो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या है। यानी इसमें क्या होगा?
जब भी ये समस्या होगी तब वेट में बहुत तेज़ी से, मान लो अभी गए और मान लो किसी को देखा, एक को देख लिया, जैसे मान लो कि ऐसे जुलाई में आए तो पता चला एकदम से सडन वेट गेन हो गया, तो एक महीने के अंदर मान लो 20 किलो 25 किलो वेट गेन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई समस्या है। इतनी जल्दी कैसे वेट गेन हो जाएगा? तो ये होगा सडन वेट गेन, अचानक से एकदम 15-20 दिन बाद देखा एकदम से पहाड़ हो गया इंसान, तो ये कहीं पर कम मात्रा में बनना है तो वेट तेजी से गेन होगा। और क्या समस्या हो सकती है? जब वेट तेजी से गेन होगा, चलने फिरने में समस्या होगी, यानी बॉडी में स्वेलिंग आने, यानी सूजन, शरीर में क्या होने लगेगा? सूजन। ठीक, तो इस बीमारी को बोलते क्या है? और ये बीमारी बच्चों में नहीं पाई जाती। ये वाली बीमारी शरीर में सूजन है, वेट गेन हो रहा है, बच्चों के अंदर ये समस्या नहीं होती, ये बड़ों के अंदर ही होती है जिनको थायराइड बढ़ रहा है, इसलिए वयस्कों में होती है एडल्ट में। अब वयस्क का मतलब आप 18 के हो गए तो आपके अंदर समस्या आराम से नीचे नहीं होता है। मतलब एडल्ट का मतलब ये 16-17, अब ऐसा नहीं कि 10 साल से नीचे के बच्चों को आप काउंट करोगे तो उनके अंदर ये बीमारी नहीं है। तो शरीर में सूजन है, सडन वेट गेन है, ये सब क्या बीमारी है जो होती है एडल्ट में, और इसको क्या बोलते हैं? मिक्सोडीमा। बीमारी कौन सी है? मिक्सो, ये बीमारी। मैंने क्या बताया था? बच्चों को आयोडीन प्रॉपर मात्रा में देना चाहिए, वरना बच्चों में क्या समस्या हो जाती है कि वो मंदबुद्धि होंगे और उनका शरीर का विकास रुक जाएगा, यानी हाइट कम रह जाएगी। तो बच्चों में जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी? बच्चों में इस बीमारी का नाम क्या है? बच्चों में ये वाली नहीं होगी कि वेट गेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, सब नहीं। बच्चों में क्या होगा? वो मंदबुद्धि हो जाएंगे। बच्चों में जो बीमारी होती है इस कमी के कारण, उसका नाम होता है क्रेटिनिज्म। इसका मतलब क्या? बच्चे कैसे होंगे? मंदबुद्धि, और हाइट क्या होगी उनकी? खत्म नहीं, कम। फलों में भी आयोडीन पाया जाता है, जो फल होते हैं उनमें भी आयोडीन पाया जाता है। हाँ, आयोडीन क्या देखो, आयोडीन नॉर्मली जो सोर्सेस होते हैं वो समुद्र से होते हैं, फलों में नहीं पाया जाता। फलों में नहीं, इसका जो मेन सोर्स है वो समुद्रों से है। जब समुद्र की कोई भी चीज़ खाओगे उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। काई भी खाई जाएगी ना, समुद्र के ऊपर जब काई जम हो जाती है उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। और समुद्री जीव खा रहे हो तो नमक भी समुद्र से मिल रहा है, ठीक है, तुम खाना से निकाल रहे हो। ये हो गया। जो समुद्र की मछली होती है उनमें भी आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। अब देखो नई लाइन से, घेंगा रोग सुना होगा? क्या होता है? किसकी कमी से होता है? कमी से होता है आयोडीन की कमी से। लेकिन नॉर्मल कमी हो रही तब ये बीमारी होगी, बहुत अधिक कमी हुई मतलब बचा ही नहीं आयोडीन शरीर के अंदर, तब क्या होगा? यहाँ पर क्या होने लगेगा? स्वेलिंग होने लगेगी, थायराइड ग्लैंड जो है वो सूजने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? घेंगा रोग हो गया। तो देखो, जब आयोडीन की, नई लाइन से, जब आयोडीन की अत्यधिक कमी हो जाए तो क्या होगा? तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसे घेंगा रोग, जिसे घेंगा रोग और अंग्रेजी में गोइटर, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। ये वाला हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा?
कि जब जो हार्मोन है वो अधिक मात्रा में हो, आप जो खा रहे हो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, कहते नहीं कि खाया हुआ शरीर को लग नहीं रहा, यानी सडन वेट लॉस होगा। यहाँ वेट गेन हो रहा है, यहाँ पर आज आए हम ऐसे थे, अगले दिन पहचान में नहीं आ रहे हैं, चश्मा लगा के देखना पड़ रहा है, यानी कितने कमजोर हो गए। यहाँ क्या होगा, सडन वेट लॉस, ठीक है। कमजोरी जब आती है तो आंखें बाहर आने लगती हैं, हड्डियाँ तो दिखेंगी जब कमजोरी आएगी, ठीक है। तो इसमें लिखो सडन वेट लॉस, आंखें बाहर की ओर आने लगती हैं। दूसरा पॉइंट इसी में, आंखें क्या होंगी, बाहर की ओर आने लगेंगी। आंखें जब बाहर को आने लगेंगी, बहुत बढ़िया, लाइट चलेगी, गर्मी तो है। तो इस रोग का नाम क्या होगा, ग्रेव डिसीज, ठीक, या एक्सोथैलेमिक डिसीज भी बोल सकते हैं। ग्रेव डिसीज बोल दो या एक्सोथैलेमिक, क्या हुआ, क्वेश्चन आता है एक्सोथैलेमिक गोइटर किसे कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, आयोडीन की अधिकता हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए क्या कहते हैं कि शरीर में जो भी चीज जा रही है वो संतुलित मात्रा में होगी तभी आप स्वस्थ रहो, अदरवाइज कोई ना कोई समस्या हो ही जाएगी। अब ऐसा ना हो कि वेट गेन करना है तो आयोडीन बंद कर दो खाने में, है हो गया ये। अब एक चीज बताओ, जो थायरॉक्सिन है मेनली क्या है, वो आयोडीन से बनता है। तो थायरॉक्सिन अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, वेट कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। और थायरॉक्सिन कम है तो वेट ज्यादा होगा, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। तो ये नहीं बोल सकते हो कि थायरॉक्सिन जो है वो बॉडी के वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घट जाएगी, यही बोल सकते हो। मैथ आ गई यहाँ पर है, आउट ऑफ द सिलेबस। थायरॉक्सिन जो है वो बॉडी के वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिजिक्स आ गई है यहाँ पर, नोट कर लो इसे भी। पानी है किसी के पास, पानी बोतल में पानी रहता है, बोतल बाहर से ठंडी है, अंदर पानी कैसा है। बाहर ज्यादा ठंडी है, पानी कम ठंडा। अब देखो ये ग्लैंड हो गया, कौन सा, थायराइड। अब कौन सा ग्लैंड पढ़ेंगे इसके बाद, पैराथायराइड। देखो अगला ग्लैंड हो गया हमारा, बताओ भाई कहाँ पाया जाता है ये, अर्चना कहाँ पाया जाता है, भूल गए। थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर क्या पाया जाता है, ये वाला ग्लैंड पाया जाता है। लिख लो कहाँ पाया जाता है, चारों कोनों। इसमें लिखो, इसमें यह
थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पाया जाता है। और कैल्शियम में एक तो कैल्शियम तो नहीं पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था हार्मोन? पीटीएच। उसका काम क्या था? देखो, एक हड्डियों को मजबूती प्रदान करता था और एक हड्डियों को बनाता था, बनाने में सहायता करता था। तो कैल्शियम क्या कर रहा था? हड्डियों को मजबूती देता था। और पीटीएच क्या करता था? पीटीएच मतलब पैरास हार्मोन, ये क्या करता था? हड्डियों के निर्माण में सहायता करता था। तो इसके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैरास हार्मोन। अब देखो, ये क्या है? ये उल्टा काम करता है। जो कैल्शियम कर रहा था उसका रिवर्स ये करेगा। मतलब कैल्शियम क्या कर रहा था? कैल्शियम रक्त से कैल्शियम को ले जा करके हड्डियों में पहुंचा रहा था। ये क्या करेगा? हड्डियों से कैल्शियम रक्त में पहुंचाएगा। ये उल्टा काम है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम के विपरीत कार्य करता है। इसके कार्य जो है कैल्शियम के अपोजिट है। ठीक, देखो इसका एक और नाम है, वो है कोलिक। जो साइंटिस्ट थे जिनने सबसे पहले इस हार्मोन की खोज की थी, उनका नाम था कोलिक। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कोलिक हार्मोन? तो वो भी क्या है? पीटीएच। पीटीएच हार्मोन को भी कोलिक हार्मोन कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर, तो थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर ये पाया जाता है। वैज्ञानिक कोलिक, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? एक चीज सुनो, जैसे हमारी बॉडी में दो प्रकार हड्डियों में कौन कौन से मिनरल की जरूरत पड़ती है? तो कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस। दो मिनरल की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम का काम क्या था? हड्डियों का मजबूती, निर्माण नहीं। और ये फास्फोरस क्या करता था? हड्डियों के निर्माण में सहायता, हेल्पिंग नेचर का है। ठीक, अगर मान लो बॉडी में कैल्शियम की अधिकता हो जाए, अगर बॉडी में कैल्शियम बढ़ रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला क्या होगा? घटने लगेगा। यानी हड्डियों का निर्माण सही से नहीं होगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। इसलिए क्या होता है? एक ये बढ़ता है तो ये घटेगा, और ये बढ़ता है तो ये घटेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सेम प्रोसेस क्या है? जैसे कैल्शियम क्या कर रहा था कि कैल्शियम को ब्लड से हड्डी तक ले जा रहा था, और पैराथॉर्मोन यानी ये वाला जो काम क्या करेगा? हड्डियों से कैल्शियम को ब्लड तक लेकर आएगा। तो देखो इसका अगला, इसलिए क्या काम है? कैल्शियम के विपरीत कार्य करता है। अर्थात यह हड्डियों से एक्स्ट्रा कैल्शियम को, अतिरिक्त कैल्शियम को, यह हड्डियों से अतिरिक्त कैल्शियम को रक्त तक लाता है, रक्त तक लाता है। ठीक है, अब बताओ जरा, ये हड्डियों से कैल्शियम निकाल रहा है, और हमने पीछे पढ़ रखा है ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, वो हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। जब ये कैल्शियम निकाल ले रहा है, हड्डियाँ किससे बनती हैं? कैल्शियम से। और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हड्डियों के निर्माण में सहायता कर रहा है। अपोजिट सा नहीं लग रहा कुछ? कि निर्माण में सहायता कर रहा है तो कैल्शियम को निकाल ले रहा है नहीं? कैल्शियम और करना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ समस्या वही है कि जैसे
मैंने क्या बताया था कि कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो हड्डियों की मजबूती बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी, कैल्शियम बढ़ने से मजबूती बढ़ेगी, निर्माण इसके कारण होगा। सेम प्रोसेस देखो, अभी तो बताना इसी में निर्माण हो रहा है, किसी में घटता है, किसी में होता है। हाँ, पीटीएच है, अगर मान लो इसकी मात्रा घट रही है तो क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा घटेगी। इसमें हड्डियों में कैल्शियम घटेगा नहीं घटेगा, और ब्लड में बढ़ेगा, तो हड्डियों से कैल्शियम निकाल रहा है तो पीटीएच घटा होगा तो कैल्शियम भी घटेगा। अब बताओ जब कैल्शियम घटेगा तो फास्फोरस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब फास्फोरस बढ़ेगा यानी हड्डियों के निर्माण में सहायता करेगा नहीं करेगा, ये समझ आया ये। तो अगला पॉइंट जो है यह हड्डियों के निर्माण में, यह हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। अभी भी समझ ना आया हो तो बताओ, नहीं आया ना, देख कर तो लग रहा नहीं आया, इधर देख लो भाई, समझ आया नहीं आया। पीटीएच का काम क्या है बताओ, ये क्या करेगा, हड्डियों से कैल्शियम को निकालेगा, यानी पीटीएच हड्डियों में कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम की मात्रा को घटाएगा नहीं घटाएगा। अगर हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है, मैंने क्या बताया, कैल्शियम बढ़ेगा तो फास्फोरस घटेगा, फास्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम घटेगा। अब बताओ कैल्शियम घट रहा है, हम ये नहीं कर सकते इसके अंदर हड्डियों में फास्फोरस बढ़ रहा होगा, जब फास्फोरस बढ़ रहा होगा यानी हड्डियों का मजबूती देगा नहीं देगा, ये वो हड्डियों को बनाने में सहायक होगा नहीं होगा, मजबूती भी देगा झुकी भी। ठीक, तो ये हो गया, हड्डियों के निर्माण में सहायता करेगा ये भाई। जब फास्फोरस बढ़ रहा है, फास्फोरस का काम क्या है, हड्डियों के निर्माण में सहायता करना, यानी पीटीएच हड्डियों के निर्माण में सहायता कर रहा है नहीं कर रहा है, अर्चना नहीं पता, थोड़ा दिमाग लगाओ, भूल जा रही है। तो अगला पॉइंट क्या था, यह हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। इसमें चाहो तो हल्का सा लिख सकते हो कि पीटीएच क्या करता है, शॉर्टकट में लिखना, हड्डी में क्या करेगा ये, कैल्शियम को घटाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हड्डी में या फास्फोरस क्या होगा, बढ़ेगा। जब फास्फोरस बढ़ेगा यानी फास्फोरस क्या करेगा, हड्डी का निर्माण करेगा। ये बना लो नीचे ताकि थोड़ा दिमाग लग जाए, वरना पता नहीं तो पता ही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन पता नहीं। ये वाला डायग्राम नीचे वाला बना, ये आया समझ, जो हम प्रोसेस से कर रहे हैं तो समझ आ जाए। अब बताओ हड्डी में तो कैल्शियम कम कर रहा है, लेकिन ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। कहाँ से ले जा रहा है ये, हड्डियों से ब्लड, हड्डियों से कैल्शियम को ब्लड में ले जा रहा है, तो ब्लड में ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को घटाएगा। और कैल्शिटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को घटा रहा था और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा था, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट देखो, यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अब लिख लो ये सब बीमारियां क्या क्या बताओ। डिसीज, तो डिसीज दो प्रकार की होगी, जब ये दोनों हार्मोन ज्यादा हो या फिर इन दोनों का हार्मोन का रिलीज बॉडी के अंदर कम हो, यानी एक तो क्या हो, हाइपोसिक्रेशन हो, अतिस्रावण, और दूसरा हाइपर। यानी इसमें क्या होगा, कमी, और इसमें ठीक। अब लिखो इसको,
पीटीएच क्या होगा? कमी, पीटीएच घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा? पीटीएच की मात्रा घट रही है, पैराथॉर्मोन जो है वो कम है और उतना रिलीज नहीं हो रहा है। इसका काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को घटाना। अब पीटीएच कम है यानी ये उतना कैल्शियम हड्डियों से ब्लड में पहुंचा पाएगा? जब है ही नहीं उतना तो ये पहुंचा भी सही से नहीं पाएगा। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ब्लड में कैल्शियम जो होगा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि पीटीएच घटने से कैरी करेगा नहीं कैल्शियम को, तो कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी। तो कौन सा रोग होगा? इस रोग को कहते हैं टेटनी। तो इसके फलस्वरूप समस्या क्या होगी? टेटनी, टेटनस नहीं, टेटनी लगभग टेटनस है, वो तो वायरस के थ्रू होता है। अगर देखो पीटीएच घटने से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट रही है, यानी मांसपेशियां जो होंगी, शरीर की मांसपेशियों का संचालन जो होगा उसमें हमें आने लगेगी दिक्कत। मांसपेशियों में क्या होगा? मांसपेशियों के मूवमेंट में या संचालन में क्या होगी? परेशानी आने लगेगी। और इसी रोग को क्या बोलते हैं? टेटनी। अजीब सा नाम है। तो बीमारी कौन सी होगी ये? टेटनी। मुझे नाम लगा, घर जाके यही नाम लिख लो यार, है ना? यही याद रहेगा केवल, टेटनी। 3-4 बार बोलोगे सपने में भी आ जाएगा। अब क्या हो? हाइपर सीक्रेशन हो। बताओ, अगर पीटीएच जो पैराथॉर्मोन है ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं? पीछे वाले बताओ, बढ़ेगी। पीटीएच पैराथॉर्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अगर पैराथॉर्मोन कम बनेगा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा भी कम होगी, और पैराथॉर्मोन बढ़ेगा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। बताओ भाई, ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगे तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है तो ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होगी। इतना समझ आ गया? अब कैल्शियम की अधिकता अगर ब्लड में है तो कई लोगों को देखा होगा स्टोन बहुत जल्दी हो जाता है, होता है तो किसी को 12 स्टोन निकल रहे हैं। अब वो हर महीने मतलब पानी पीते रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके स्टोन ही खत्म नहीं होते। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जिनकी मौत केवल स्टोन के कारण हो, कि इतने स्टोन बन रहे हैं, इतने स्टोन बन रहे हैं कि उससे वो निकलवा नहीं पा रहे हैं, किडनी डैमेज हो जा रही है। तो सेम प्रोसेस क्या होगी? हाइपर सीक्रेशन से पीटीएच क्या होगा? बढ़ेगा। जिसे बोलते हैं पथरी, स्टोन बने का होता है। स्टोन वो रास्ते के पत्थर नहीं, स्टोन किससे बनता है? कैल्शियम। क्या था उसका नाम? ऑक्सलेट कम में पढ़ाया था हमने, तब बताया था स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट सही बनता है। तो पीटीएच बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। तो भी क्या हो रहा है? ये समझ नहीं आ रहा? देखो, एक हार्मोन है, इसका काम केवल ये है कि इसका काम, इस हार्मोन का काम है कैल्शियम को हड्डियों से रक्त में पहुंचाना। ये काम केवल इतना है। अब अगर ये हार्मोन है ही नहीं तो कैल्शियम हड्डियों से रक्त तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो अगर मान लो ये हार्मोन है कम, बन नहीं रहा अपना बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? तो कैल्शियम आना चाहिए था हड्डियों से, ब्लड में एक्स्ट्रा वाला अतिरिक्त कैल्शियम, वो आ ही नहीं पाएगा, यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगेगी। उसी को क्या कहते हैं? एक रोग हो जाता है, उसको कहते हैं टेटनी रोग हो जाता है। अब क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा बनना है तो क्या होगा? हड्डियों से फटाफट कैल्शियम सप्लाई कर रहा है ब्लड में,
तो पहली बीमारी तो क्या हो सकती है, स्टोन। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, किडनी में कहीं भी पथरी कह सकते हैं, पथरी एक बीमारी समझ लो, पथरी अनवांटेड चीज अगर बॉडी के अंदर बन जा रही है। दूसरा, अच्छा ये पथरी अगर पूछा जाए किससे बनती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट से, ठीक है। अब सोचो ये ज़्यादा बन रहा है तो हड्डियों से कैल्शियम निकाल रहा है, लेकिन अब जितना एक्स्ट्रा की जगह नहीं, अब तो हड्डियों का कैल्शियम निकाल रहा है ना, ये क्योंकि अधिक बनने लगा है तो क्या करेगा, ये तो अपना काम करेगा ही ना, हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा तो हड्डियों में क्या होने लगेंगे, कहीं कहीं पर हल्के हल्के कोर छिद्र होने लगेंगे, यानी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगेंगी। तो इसको क्या कहते हैं, बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स माने छिद्र, हड्डी में ऑस्टियोलॉजी। कंकाल का जब हम पढ़ा था तो याद होगा ये सब यूज किया था, एक ऑस्टियोलॉजी और एक आर्थोलॉजी। दोनों कहाँ थे, जोड़ों के अध्ययन के लिए इसका यूज करते थे और हड्डियों के अध्ययन के लिए ऑस्टियोलॉजी लिखवाया था। पथरी का बनना ये हो गया। और क्या बीमारी हो सकती है, ऑस्टियो मतलब हड्डियों और मतलब क्षेत्र, हड्डियों में क्या होने लगे, क्षेत्र। तो ये बीमारी पहली हो गई, ये बीमारी दूसरी हो गई। यानी हड्डी की डेंसिटी क्या होगी, कम होने लगेगी, घनत्व कम होने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगी। नोट कर लो। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जब पीटीएच हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तब वो क्या करता है, हड्डियों से कैल्शियम को निकालने लगता है। हड्डियों में इससे क्या होगा, हल्के हल्के पोर्स बनने लगेंगे, इसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। नोट करो इसे। अब बताओ, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ब्लड में कैल्शियम तो है कितना है, अधिक मात्रा में, फिर कैल्शियम क्या होगा, पूरी बॉडी में फ्लो होगा, यानी ये कहीं कहीं पर क्या होगा, नसों में इकट्ठा होने लगेगा। जब नसों में इकट्ठा होगा तो नसों में कहीं कहीं पर जमने लगेगा, जब अधिक मात्रा है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है, वो तो क्या होता है, नसों में इकट्ठा होता है। तो जब ये नसों में इकट्ठा होने लगा तो उससे क्या होगा, जो नसों की ब्लड वेसल्स हैं ये क्या होंगे, अब उनका स्पेस जो जितना भी क्षेत्र था वो क्षेत्र घटेगा या स्पेस बढ़ेगा। नसों के अंदर जो पाइप लगा हुआ है, अगर मान लो यहाँ पर हल्का हल्का जमा होने लगे तो पाइप की चौड़ाई कम होने लगेगी, यदि नसों की चौड़ाई कम होने लगेगी तो ब्लड क्या होगा, फ्लो होने में दिक्कत होगी, कहीं कहीं पर ब्लॉकेज भी हो जाते हैं, सुना होगा कि नस ब्लॉक हो गई, यानी वहाँ पर क्या हुआ, ब्लड का मूवमेंट रुक गया। तो वहाँ पर जब नस ब्लड का मूवमेंट रुक गया तो वहाँ पर क्या होगा, हाथ पैर कई बार काम करना बंद कर देते हैं। तो सेम चीज़ क्या है कि अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा ब्लड में आ गया तो क्या होगा, उनका दौरान हो जाता है, उनका दौरान उसको तो यही होता है कि कुछ पार्ट कभी कभी क्या होता है, जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता तो सुन्न होने लगता है, उसी को कहते हैं फालिस रीजन। वही क्या होता है, ये चीज़ होती है। उनका दौरान अगर सही होगा तो आधी बीमारियाँ वही बंद हो जाती है। यहाँ क्या होगा, कैल्शियम जमने लगा, इससे क्या होगी, नसें ब्लॉक होने लगेगी या इनके बीच का स्पेस कम होने लगेगा। तो नसों में कैल्शियम का जमना, तो जब ये कैल्शियम जमने लगेगा, इसमें इकट्ठा होने लगेगा तो हार्ट पर प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, दिल पर बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीसरी बीमारी होती है इसका नाम पढ़ के बता दो, नसों में कैल्शियम हड्डी आर्थियोस्क्लेरोसिस, सपने में पढ़ना याद भी नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है।
की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे पता है हैं? इससे पता है हार्ट अटैक, अटैक यहाँ से होता है। हार्ट अटैक केवल इससे नहीं होता है, कई चीज़ों से होता है। मतलब मेन चीज़ क्या है, नसों के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर इकट्ठी हो रही है तो क्या होगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। मोटर भी तो है ये जो ब्लड को पंप कर रहा है, जिस मोटर पे लोड आ जाएगा। कई बार क्या होता है, मिक्सी जब चलाते हैं, कभी देखो मिक्सी के अंदर मोटर होती है, और कई बार क्या होता है कि जैसे धनिया पीसना है या कुछ पीसना हो, हरा धनिया हो और उसको गुजट्टा बना लो और मशीन के अंदर डालोगे तो मशीन फेल हो जाती है इस समय। ठीक है, हमारे साथ ऐसे वही हुआ है। तो उसमें क्या होता है, मशीन चलती नहीं है, फिर क्या करते हैं, उसको छोटा छोटा काटो और फिर चलाओ, तब वो मशीन बढ़िया चलती है। यानी क्या हुआ, उतना ही मटेरियल था लेकिन क्या हुआ कि वो लोड ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो घूम नहीं पा रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ होती है, मोटर पर लोड आ गया यानी दिल पर लोड आ गया तो क्या होगा, फेल होगा। अब वो एक ही बार फेल होता है। ठीक है, अब देखो ये पढ़ लिया हमने पैराथायराइड। अगला है थाइमस। अगला ग्लैंड कौन सा है, थाइमस ग्लैंड। 9 ग्लैंड थे, ये कौन सा वाला, पीनियल पढ़ लिया हमने। उसके बाद कौन सा पढ़ा, पीनियल के बाद कौन सा पढ़ा, थायराइड, पैराथायराइड और अब थैलेमस, चौथा पढ़ते हैं। और भी कोई पढ़ दिया था, और कौन सा पढ़ा था, थैलेमस को पिट्यूटरी पढ़ा नहीं है, हाइपोथैलेमस पढ़ा नहीं है अभी, लीवर पैनक्रियास पढ़ा नहीं है अभी, गोनेट्स के बारे में पढ़ा नहीं है, इतने सारे तो नहीं पढ़े। ठीक, अगला देखो थाइमस ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है ये, दिल के पास, यही तो होता है। ये कहाँ पाया जाएगा, नियर द दिल के करीब पाया जाता है, या फिर इसको क्या कहेंगे, कहाँ पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में, या फिर छाती गुहा बोल देते हैं। कैविटी मतलब गुहा, या क्या बोल देते हैं इसको, थोरेसिस कैविटी में। क्या हुआ, मन ही मन में बोलते रहते हो हम लोग। ये कहाँ पाया जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पाया जाता है, तीन में से कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है तो सही है। चेस्ट कैविटी मतलब छाती के बीच में कहीं पर जो खाली स्थान है वहाँ पर, या फिर जो बक्षीय गुहा है पीछे से अगर हम कहेंगे तो उसके भी आगे क्या है, स्पेस है, कैविटी है, वहाँ पाया जाता है। तो ये कौन सा, एक तो थायरॉक्सिन था, दूसरा हार्मोन है ये थाइमोसिन। थायरॉक्सिन कहाँ, थायरॉक्सिन और कैल्शिटोनिन साथ में पढ़ने। अब ये क्या है, थाइमोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ये इसका मेन काम क्या होता है, शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना इसका काम है। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा 8 से 10 साल या 10 से 15 साल की उम्र जो हम लोग की होती है उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव ये वाला काम होता है। इसका काम बेसिकली क्या है कि शरीर को क्या करना है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। नियंत्रित करना है समय, बढ़ाना घटाना अलग चीज, नियंत्रित में दोनों ही चीज, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी
हड्डी कैसे बढ़ाता होगा? अच्छे वो ये क्या होता है? अक्षीय गुहा, जैसे वर्टिकल कॉलम पड़ा था पीछे साइड, पीछे रीढ़ की हड्डी, तो वहाँ पर वर्टिकल कॉलम पड़ा था, तो वहाँ पर ही तो देखो रीढ़ की हड्डियों में 3 पड़े थे, नहीं पड़े थे? यहाँ पर सी, ये टी और फिर ये लंबर पड़ा था, याद हो तो। और इसको क्या बोलते थे? थोरेसिस, वक्षीय, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल, याद हो, सैक्रम, उसके बाद कॉकेक्स, याद है नहीं है? यहाँ पे क्या होता था? सैक्रम, और फिर लास्ट में पूंछ जैसे, इसको टेल बोन बोलते थे, वो क्या होता था? कॉकेक्स। जाकर पढ़ रहे तुम मेहनत से। तो यहाँ थोरेसिस ये होता था, इसके आगे जो होगा ये रीढ़ की हड्डी तो ये पूरी, जिसके आगे जो है इसकी कैविटी होती है, मतलब जहाँ पर स्पेस खाली होता है वहाँ पर कह दो पीछे साइड से थोरेसिस कैविटी, आगे साइड से चेस्ट कैविटी, या फिर क्या बोलते हैं नियर द हार्ट, तीनों जगह बोला जाएगा। तो बात देखिए, तो ये काम थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या करता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने का काम होता है। अब बताओ, जो शरीर की इम्यूनिटी है या बीमारी से बचाने के लिए कौन सी सेल्स की होती है? WBC, RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट। श्वेत रक्त कणिकाएं, जब चोट लग जाती है तो क्या होता है? वहाँ पर कौन यूज होता है? फाइट कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो यूज होती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक होता है टी लिम्फोसाइट। की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका काम क्या है कि शरीर में कोई वायरस आ जाए या कोई बीमारी हो तो उससे लड़ने का काम इनका होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का। अब उसमें भी एक होती है, वो एक कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये बनती कहाँ पर है? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो, हड्डियों के अंदर जो स्पेस होता है अस्थि मज्जा में ये बनती है। बनने का काम उसका है, लेकिन एक्टिव नहीं होती। एक्टिव कब होती है? जब ये कहाँ पहुँच जाती है? इसके पास, यानी इस ग्लैंड के पास पहुंचेंगी तब जाकर के एक्टिव होंगी, और तब क्या होगा? ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी। लड़ने का काम इन्हीं का होता है। तो लिखो इसमें, यह है थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट, थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट, ये लिखा है। को क्रियाशील बनाता है, टी लिम्फोसाइट को क्रियाशील बनाता है, जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो ये टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इसके कारण बढ़ती है, बनती है। ये बनता कहीं और है, लेकिन बनने से अलग चीज़ है। लेकिन जैसे इसको माहौल मिलता है किसका? थाइमस ग्लैंड का। जैसे यहाँ पहुँचता है, ये क्या करता है? इसको इसकी शक्तियों से परिचित करवा देता है कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम्हें इम्यून करना पड़े, तब जाकर के बॉडी को इम्यून करना स्टार्ट करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो इसे अपनी शक्तियों का पता चलेगा ही, ठीक। गंगाधर ही बना रह जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब ये गंगाधर जाता है यहाँ, तो ये बताता है कि तुम ही शक्तिमान हो। उसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो निर्माण कहाँ होगा? बोन में होगा। और ये क्रियाशील कब होगा? जब ये कहाँ पहुँचेगा? थाइमस ग्लैंड। ये क्रियाशील कब हो जाएगा? जब ये थाइमस ग्लैंड में पहुँचेगा। शक्तियों का एहसास कब होगा इसके लिए?
तो मेन काम क्या है इसका कि शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अब जो थाइमस है ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो समय के साथ क्या होता है, घटता चला जाता है। ये ग्लैंड इकलौता है, मतलब 75 साल पर जाकर ये गायब हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये समय के साथ घट रहा है तो क्या होगा, पहले तो विकसित हो ही रहा है लेकिन फिर ये घटना स्टार्ट करेगा, घटते घटते 75 साल पर जाकर गायब हो जाएगा। यानी उसके बाद ये कितनी साल से घटने लगता है? 15 साल 18 साल के बाद से घटना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही तुम किशोरावस्था मतलब एडल्ट हो गए, 18+ हो गए, ये घटना स्टार्ट करते हैं। और जैसे 75 हो गए ये गायब, मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर बचेगा ही नहीं। हाँ, उसकी तभी तो कहते हैं कि 75 के बाद एज कैसी होती है, नाजुक एज होती है, कभी भी बहुत बड़े बूढ़े निपट जाते हैं अचानक से, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता बचती ही नहीं है। उन्हें सांस की दिक्कत होने लगी, कुछ जल्दी पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सब समस्याएं क्या होती हैं उसका। हालांकि अपने ऊपर एडल्ट लोगों में भी समस्या हो रही क्यों। अब देखो थाइमस एक्टिविटी पीरियड, क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो समय के साथ घटता चला जाता है या फिर गायब हो जाता है, तो वो कौन सा है, थाइमस ग्लैंड। अब ये पढ़ दो थाइमस, उसके बाद भी वैसे भी, उसके बाद भी 3 साल क्लास में मंडे को हो गई। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एक्टिविटी पीरियड, इसको देख लो, इतना तो पढ़ाएंगे। तो ये कैसे स्टार्ट होगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। पहले हमने बना लिया 0 से लेकर के 70 या 75 तक बना। तो ये 0 से पहले स्टार्ट होगा ये मैक्सिमम होगा, फिर ये घटना स्टार्ट होगा, फिर ये 0। और ये मैक्सिमम कहाँ पर होता है बताओ, 10 से 15 साल की उम्र में जो ये थाइमस ग्लैंड है ये बहुत एक्टिव होगा, यानी बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस एज में जो होता है, अब ये नहीं कहना कि 10 से 15 साल, तो 12 साल नहीं होगी सर, या 9 साल में हो सकता है, 9 साल कुछ लोगों में पाया जाए, कुछ लोगों में 16 साल में पाया जाए, लेकिन मोस्टली एवरेज क्या होता है 10 से 15 साल। अब इसका काम क्या है, जब बच्चे 8 साल 9 साल या 10 साल तक के होते हैं तो एक लड़की हो एक लड़का हो तो तुम देख के नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनकी आवाज़ भी कैसी होती है, मतलब पहचान नहीं सकते। अगर दोनों क्या हो, जैसे लड़कियाँ बल्ले लंबे बाल रखती हैं, सबके बॉय कट करवा दो और फिर 2 लोगों को खड़ा कर दो तो पहचानने में समस्या होती है, क्योंकि क्या होता है कि लड़कियों की आवाज़ समय के साथ पतली होती चली जाती है। ठीक शुरू में भारी होती है, जब घर में बच्चे लड़ते हैं तो उनकी आवाज़ उस समय भारी होती है, लेकिन जैसे ही क्या होगा 10 से 15 साल किशोरावस्था जब स्टार्ट होती है तभी क्या होगा, आवाज़ पतली होने स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी गुण जो होते हैं वो ग्रोथ होना उनकी स्टार्ट हो जाएगी। और लड़कों में क्या होता है, आवाज़ भारी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इनका क्या होता है, बफर जो बुफर है वो हैवी हो जाता है। फिर दूसरा क्या होगा, दाढ़ी मुँह से आने लगती है। 10 साल से पहले या 10 साल तक क्या होता है, लड़का लड़की एक जैसे ही होते हैं, देख के पहचान ही नहीं सकते ये लड़का है या ये लड़की है। लेकिन जैसे क्या होगा 10-15 साल शारीरिक विकास होना स्टार्ट होता है, उस समय क्या होता है कि लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं उस एज पर। तो सबसे ज़्यादा लैंगिक लक्षण उसी टाइम पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सारा खाना कहाँ लगेगा, हमारे जो लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वहाँ पर सारी एनर्जी यूज होती रहती है। तो उस समय क्या होगा, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करेगा, थाइमस ग्लैंड। उस समय पर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कम होगी, अगर ये काम ना करे तो उस समय प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन उस समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उस समय जो खाना खा रहे हैं या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं खाने पीने में वो हमारी बॉडी में केवल हमारे लैंगिक लक्षणों के विकास में यूज हो रही है। तो इसलिए क्या होगा, उस समय थाइमस ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। इस कारण क्या होगा कि उस समय पर खांसी जुकाम भी होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक कोई समस्या, क्योंकि उसमें प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पहुँच गया 75। हालांकि अब तो ये यहीं पर ही देख सकते हो, हम लोग तो 75 तक पहुँचेंगे नहीं, 75 का आंकड़ा बहुत दूर है, 60 में निकल जाएंगे हम लोग के लिए, यहीं पर 60 ही जरूरी है।
कितनी भी सेफ्टी से जियो तो भी 60 से पाने का है। जैसे कितनी भी सेफ्टी से जिया जाए तभी 60% नहीं कम जियो कैसे जियोगे? मौत का कोई टाइम निश्चित थोड़ा ही है। कोरोना आ गया, कितने लोग चलेगा? तो ये बना लो थाइमस ग्लैंड एक्टिविटी पीरियड। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि थाइमस ग्लैंड सबसे ज़्यादा एक्टिव कब पाया जाता है? तो 10 से 15 साल में लिख देना। इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्यूबिक एज, या क्या बोलेंगे? एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। प्यूबिक एज बोल दो या किशोरावस्था। वो 10 से 18 साल की हो सकती है, कुछ में उसमें 12 से 18 हो सकती है, उसमें 9 से 18 हो सकती है। यानी उस समय क्या होगा? थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और उस समय जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही 18 से बढ़ना स्टार्ट हुए, खांसी जुकाम भी स्टार्ट हो जाएगा, बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएगी। एक नाम और लिख लो। बच्चों को जेल होती है तो कहाँ भेजते हैं? कौन से कोर्ट में? जब बच्चों को जेल होती है तो बच्चा कोई क्राइम करता है, जैसे तुम लोग अभी 18 के हो गए तो इनमें से कुछ नहीं होंगे, तो अगर मान लो वही कोई क्राइम कर दें, किसी का मर्डर कर दें या चोरी कर लें, बैंक में डकैती डाल दें, तो क्या होगा? उनके लिए स्पेशल कोर्ट होती है जिसको बोलते हैं जुवेनिल कोर्ट। यानी ये बच्चों के लिए जेल होती है, बच्चों के लिए अदालत होगी, इनके कानून भी अलग अलग होंगे। तो इस एज को और क्या बोल सकते हैं? जुवेनिल एज भी बोल सकते हैं, ठीक। और थाइमोसिन हार्मोन जो है इसको एक नया नाम और क्या दिया जाता है? जुवेनिल हार्मोन। घर जाके इसको पढ़ना भूल जाना है। तो छुट्टी है, तब तो बायोलॉजी रट जानी चाहिए। इसका भी टेस्ट होगा, इसमें कुछ है। देखो टेस्ट होता है, अच्छी बात है, चाहते हैं ऐसा टेस्ट होना है। और इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं, वो क्या है? जुवेनिल ग्लैंड। बीमारियां बढ़ तो फिर हो जाओ, उसको पॉज कर तो हो गया टाइम, अभी नहीं हुआ ना? तो बहुत समय खाली हो रहा है, अगर खाली बैठे टाइम हो चुका है, अरे तो बहुत समय है, अब तो रोको आराम से। कोई 60 साल जियोगे तो समय तो है ही। अब इसकी बीमारियां पढ़ लो कि मान लो जो थाइमोसिन हार्मोन बन रहा है वो अगर कम बने या ज़्यादा तो क्या बताइए? नहीं अब तो बता दोगे। ऐसा नहीं है, देखो कि कहोगे कि सर 10 से 15 साल के जितने बच्चे हैं उनकी तो बहुत मतलब इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, हमने ऐसे भी देखे जो बीमारी रहती है, बीमार रहते हैं, उनके अंदर समस्याएँ हो सकता है, उनके अंदर कुछ हार्मोन कम बन रहे हैं, या जैसे थाइमोसिन हार्मोन है इसकी मात्रा कम हो, कम मात्रा में बन रहा हो, तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होगा? 10 से 15 साल की एज में ये सबसे एक्टिव होता है। तो बीमारी कौन कौन सी? 2 प्रकार से हो सकती है। तो क्या होगा? हाइपो, और दूसरा क्या हो? हाइपर सीक्रेशन। हिंदी में तो पता ही होगा, अतिस्रावन और अल्पस्रावन। इसको अल्प बोलेंगे, इसको अति बोलेंगे। यानी यहाँ कमी, यहाँ पर अल्पता। अब बताओ, जो थाइमोसिन हार्मोन है ये कम हो रहा है तो क्या होगा? थाइमोसिन हार्मोन का मेन काम क्या है? इम्यूनिटी को बढ़ाना।
ये तो काम है। तो बताओ ये हार्मोन कम बन रहा है तो क्या होगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, यानी इम्यूनिटी क्या होगी, घटेगी। और इम्यूनिटी घटेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, तो रोग जल्दी लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे। आपको कौन से रोग हो सकते हैं, तो वो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं, जो भी रोग संभव है। यानी अगर थाइरोक्सिन हार्मोन क्या करें, घट रहा है, इसका मतलब ये तो है थाइरोक्सिन हार्मोन घट रहा है, तो क्या होगा, इम्यूनिटी क्या होगी, घटेगी। तो क्या होगा, इससे जो भी बीमारियां हो सकती हैं, अब ये नहीं कि सर ये वाली लगेगी वो वाली क्यों नहीं लगेगी, हो सकता है कोई सी बीमारी लग सकती है। तो बीमारियां क्या, सभी प्रकार की जो भी संभव है मौसम के हिसाब से। हाँ, हमारी क्वेश्चन इस समय पढ़ाना स्टार्ट किया तो हिंदी जरूर आती है, बड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में। आगे कर रहा हूँ इंग्लिश में, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा इंग्लिश याद करो, इंग्लिश में पढ़ो, एग्जाम में इंग्लिश में मिलता है, ठीक है। अब बताओ हाइपर सीक्रेशन, हाइपर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फायदा है नुकसान, नुकसान है, क्यों नुकसान क्यों है, अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, फायदा है ना, ये तो बीमारियाँ लगेंगी नहीं, ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा या कम होगी तो नुकसान तो हमें ही करेगी। तो अगर हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, थाइरोक्सिन हार्मोन क्या होगा, बढ़ेगा, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और इसका नुकसान क्या होगा, ये बीमारी से तो बचाएगा ही, लेकिन ये ऑटो इम्यून हो जाएगा, ठीक है। स्व प्रतिरोधी मतलब शरीर के अंग जो हैं ये उनको भी डैमेज करेगा, लगेगा, यानी शरीर के जो भी अंग हैं उनको भी ये क्या करेगा, ऑटो इम्यून हो गया। इससे क्या होगा कि बाहर की तो रक्षा कर ही रहा है, लेकिन इससे क्या लगने लगेगा कि मेरे अंदर जो शरीर के अंग हैं ये भी मेरे दुश्मन हैं। बाहर के लोग तो दुश्मन हैं, उनसे तो बचाव करेगा, फिर ये मानेगा कि घर का विधि ये सब विभीषण है, तो फिर उनसे भी दिक्कत होने लगेगी, दिक्कत होगी तो उनके ऊपर भी आक्रमण करेगा, यानी ये ऑटो इम्यून हो जाएगा। तो देखो इसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये भी क्या होगी, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब एक होता क्या है, इसको लिख लेना है, देखो इसमें इसके बढ़ने से हार्मोन बॉडी ऑर्गन यानी शरीर के अंगों को, बॉडी ऑर्गन को डैमेज करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ऑटो इम्यून हो गया इसका मतलब जो शरीर के बॉडी ऑर्गन है उसको डैमेज करने लगेगा। जैसे एक रोग होता है हासीमोटो,
सुना है? हाशिमोटो होता है, कौन सा होता है? ये रोग जो है, इसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज होने लगता है। ये वाला यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड पाया जाता है वो ग्लैंड डैमेज हो जाता है। तो देखो हाशिमोटो बीमारी में, हाशिमोटो बीमारी में थायराइड ग्लैंड नष्ट होने लगता है। थायराइड ग्लैंड नष्ट होने लगता है। कोई डाउट? क्लियर हो गया? क्लियर? ऑल क्लियर है? या तो दिमाग के अंदर ऐसा वायरस है, इधर पढ़ते हैं, जब दिमाग के अंदर नॉलेज जाती है तो कहता ऑल क्लियर, नॉलेज सारी क्लियर हो जाती है। ठीक, अगला जो है अब क्या है, पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज में बताया था ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। लीवर हमारा मिश्रित ग्रंथि है, और कौन सा है, जो गोनैड्स होते हैं, जननांग होते हैं, ये भी क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। तो अगला जो है टाइम तो नहीं होगी, बताओ, हो गया होगा।